कक्षा 11वीं, विषय जीव विज्ञान, अध्याय 5, पुष्पी पादपों की आकार की या पुष्पी पादपों का शरीर। इसमें हम 1 अंक का वीडियो बना चुके हैं। अब 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के वीडियो बनेंगे। इसके साथ ही आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का, ये सारा आप जो है इसके प्लेलिस्ट में जा कर के सारे विषय का वीडियो देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, परीक्षा के हिसाब से आप इनसे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पार्श्व मूल की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? तो पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति परिरंभ या पेरिकल या कह सकते हैं इसी को आंतरिक ऊतकों से होती है। तो पार्श्व जड़ें की उत्पत्ति किससे होती है? परिरंभ से। इसके बाद दूसरा है पुष्ट मूल को उदाहरण देकर समझाइए। तो कुछ बड़े वृक्षों में पौधे के निचले भाग से पट्टीय नुमा रचनाएं निकलती हैं। जैसे ये पौधा है और इसकी जड़ है तो इसमें पट्टी जैसे ऐसे कुछ रचनाएं निकल जाती हैं। पट्टीय युक्त माने पटिया जैसे कुछ रचनाएं निकल जाती हैं, जो स्वभाव में आधी जड़ होती हैं और आधी तना होती हैं। ये जड़ें पौधे को आधार प्रदान करती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पुष्ट मूल कहते हैं, जैसे कि सेमल। तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बड़े वृक्षों में पौधों के निचले भाग से कैसी रचनाएं निकलती हैं? पट्टीय नुमा। और ये आधी जड़ होती हैं, आधी तना होती हैं, और ये जड़ें पौधे को आधार प्रदान करती हैं, जैसे कि सेमल होता है। अगला क्वेश्चन है, जड़ द्वारा जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण किस प्रदेश या किस क्षेत्र द्वारा होता है? तो जड़ द्वारा जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण मूल रोम प्रदेश, रूट हेयर जोन या मूल रोम क्षेत्र द्वारा होता है। तो जैसे भी ये जड़ें होती हैं, जड़ें में ये धागे की जैसे संरचनाएं निकलती हैं, इनको मूल रोम बोलते हैं, और इन्हीं की सहायता से जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। तो इसको रूट हेयर जोन भी अंग्रेजी हिंदी जो चाहें वो लिख सकते हैं, या मूल रोम क्षेत्र भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल टॉप क्या है? इसका क्या महत्व है? तो मूल टॉप का मतलब तो होता है ऊपरी हिस्सा। मूल माने जड़ है, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जड़ों के अग्रभाग में उपस्थित टोपी नुमा संरचना को ही मूल टॉप कहते हैं। तो जो जड़ होती है उसके अग्रभाग में ये जड़ है, मान लीजिए ये इस तरह से जड़ ज़मीन के नीचे है, तो इसकी अग्रभाग में थोड़ी सी ये टोपी जैसे संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? मूल टॉप कहते हैं। यह जड़ के सिरे की रक्षा करती है। तो ये मूल टॉप जो है बाकी जड़ की क्या करती है? रक्षा करती है। तो जड़ों का अग्रभाग है वो कैसा होता है? टोपी नुमा संरचना होता है, जिसी को मूल टॉप कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे जड़ का नाम बताइए जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक हो। तो ये होती हैं परिपाची मूल। उदाहरण के लिए टीनोस्पोरा, ट्रापा। तो ये जो मूल होती हैं प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक होती हैं। जनरली प्रकाश संश्लेषण में तो पत्तियां करती हैं, लेकिन ये जो मूल होती है परिपाची मूल, एसिमिलेटरी रूट, ये क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करती है। अगला प्रश्न है, न्यूमेटोफोर क्या है? तो दलदली पौधों में पाई जाने वाली श्वसन मूलों को ही न्यूमेटोफोर कहते हैं। यहाँ जड़ों का श्वसन हेतु एक रूपांतरण हो जाता है। तो जहाँ पर दलदली क्षेत्र होता है वहाँ पर पानी के कारण या दलदल के कारण जो जड़ें होती हैं वो श्वसन नहीं कर पाती हैं। तो कुछ भाग जो है इस तरह से बाहर की ओर निकल जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? न्यूमेटोफोर कहा जाता है। और ये क्या करती हैं? श्वसन का कार्य करती हैं। अगला है, अपस्थानिक जड़ें क्या हैं? तो ऐसी जड़ें जो कि मूलांकुर से विकसित न होकर तने के आधार पर पर्व संधियों से निकलती हैं, उन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये तना है और तने में ये जो गांठें होती हैं इनको क्या बोलते हैं? पर्व संधियाँ बोलते हैं। तो कभी कभी जो जड़ें होती हैं इनके पर्व संधियों के किनारे किनारे से इस तरह से निकल जाती हैं। तो इन जड़ों को हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो जो जड़ें पर्व संधियों से विकसित होकर निकलती हैं, मूलांकुर से नहीं निकलती हैं, उनको क्या कहा जाता है? अपस्थानिक जड़ें।
पौधे के किस भाग से जड़ों की उत्पत्ति होती है? तो जड़ों की उत्पत्ति पौधों के बीजों में उपस्थित भ्रूण के मूलांकुर से होती है। आप सीधा भी बोल सकते हो मूलांकुर से होती है। तो बीज जो होता है, भ्रूण होता है, उसमें एक होता है मूलांकुर, मूलांकुर से ही जड़ों की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, कुंभ रूपी मूल एवं शंकु रूपी मूल के उदाहरण दीजिए। तो कुंभ रूपी मूल है शलजम, चुकंदर। तो जो कुंभ का मतलब होता है घड़ा, तो जो घड़ा जैसे जड़ें हो जाती हैं, मांसल जड़ें हो जाती हैं जिनमें भोज्य पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कुंभी रूपी बोलते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो सीधे शंकु की आकार की ऐसे चली जाती हैं जड़ें, जैसे मान के चलिए गाजर हो जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? शंकु रूपी मूल। तो जो शंकु की आकार की बनाए वो शंकु रूपी, और जो घड़े के आकार की इकट्ठा ऐसे बन जाती है इकट्ठा, उसको हम क्या बोलते हैं? कुंभी रूपी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्याज एवं आलू के खाने योग्य भाग का नाम बताइए। तो प्याज में सल्क, जो प्याज होती है इस तरह की ये बड़ी छोटी छोटी पट्टियों की बनी होती है, इनको क्या कहा जाता है? सल्क कहा जाता है। और यहाँ पर नीचे क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। तो ये भाग सल्क होता है, तो हम प्याज का सल्क वाला हिस्सा खाते हैं। इसके बाद आलू जो होता है स्तंभ कंद होता है, मतलब एक तने का रूपांतरण होता है। तो आलू क्या है? एक तना है, स्पंद कंद होता है, इसको हम खाते हैं। इसके बाद है फिलोक्लैड एवं क्लैडोड में अंतर लिखिए। तो फिलोक्लैड क्या कहलाता है? परिणाम स्तंभ, अनिश्चित वृद्धि वाला हरा तना है जो कि रूपांतरित होकर पत्ती का कार्य करता है, जबकि क्लैडोड परिणाम पर्व निश्चित वृद्धि वाला हरा तना है। तो जो परिणाम स्तंभ होता है उसकी वृद्धि कैसी होती है? अनिश्चित होती है। और जो क्लैडोड होता है, परिणाम पर्व होता है, उसकी वृद्धि कैसी होती है? निश्चित होती है। ये जो फिलोक्लैड है या परिणाम स्तंभ है, ये इसमें कई पर्व और पर्व संधियाँ भी होती हैं परिणाम स्तंभ में, जबकि क्लैडोड में केवल 2 पर्व ही होते हैं, 1 या 2 पर्व होते हैं। तो इसमें सिर्फ पर्व होते हैं क्लैडोड में, परिणाम में, और इसमें पर्व और पर्व संधियाँ दोनों होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रूपांतरण का क्या अभिप्राय है? यहाँ बायोलॉजी में समझना है। अपने सामान्य कार्यों से हटकर कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए तने अपने सामान्य रूप एवं आकार में परिवर्तन कर लेते हैं, इसे ही तनों का रूपांतरण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को ये समझना है कि तनों के रूपांतरण से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर जो तने होते हैं, अब उनका कार्य होता है जो, उसके अलावा ये विशिष्ट कार्य भी करते हैं, तो अपने आकार में परिवर्तन कर लेते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? तनों का रूपांतरण। अगला प्रश्न है, स्तंभ कंद एवं मूल कंद में अंतर लिखिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, स्तंभ माने क्या होता है? तना, और मूल माने होता है जड़, और कंद मतलब होता है कोई भी ऐसा मांसल हिस्सा या मोटा हिस्सा जो भोज्य पदार्थों को एकत्रित करता है। तो यहाँ पर स्तंभ कंद का मतलब हो जाएगा कि तना जो है कंद के रूप में परिवर्तित हो जाता है या खाने योग्य पदार्थ में हो जाता है। और मूल कंद का मतलब होता है जड़ें जब जो हैं ऐसे बन जाती हैं, ऐसी रचनाएं बनाती हैं कि वो फूल जाएं, तो हम उसे क्या कहते हैं? मूल कंद कहते हैं। तो स्तंभ कंद क्या है? जिसमें पर्व संधि और पर्व कलिकाएँ पाई जाती हैं और सल्क पत्र पाए जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? स्तंभ कंद कहते हैं। इसके बाद इनकी आंतरिक रचना भी तने के समान होती है, जबकि मूल कंद में ये रचनाएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पर स्तंभ कंद और मूल कंद में यही अंतर है। दोनों ही कंद हैं, माने भोज्य पदार्थ को इकट्ठा करते हैं, लेकिन स्तंभ कंद में पर्व पाया जाएगा, रूट में नहीं पाया जाएगा। स्तंभ कंद में पर्व संधि पाई जाएगी, इसमें नहीं पाया जाएगा। इसमें पर्व कलिकाएँ पाई जाएंगी, इसमें नहीं पाया जाएगा। इसमें सल्क पत्र पाए जाएंगे, इसमें नहीं पाया जाएगा। इस तरह से मूल कंद और स्तंभ कंद में अंतर होता है। अगला है, पर्णकाय स्तंभ और पर्णाभ वृंत में अंतर लिखिए। तो पर्णकाय स्तंभ में तना रूपांतरित होकर के मांसल हो जाता है, जबकि पर्णावृंत में पर्णवृंत रूपांतरित होकर पत्ती सदृश संरचना बना लेते हैं। तो यहाँ पर समझना है कि ये स्तंभ का मतलब क्या हो गया? तना हो गया। तो जो तना है वो पत्ती के समान होकर के इकट्ठा हो जाता है, पत्ती का कार्य करने लगता है, तो इसे पर्णकाय स्तंभ कहते हैं। और पर्णाभ वृंत का मतलब एक डंठल है,
तो ये डंठल जो है किस रूप में रूपांतरित हो जाता है, पत्ती के समान रूपांतरित हो जाता है। तो समझ लेना है, इसमें जो डंठल होता है, व्रंत होता है, वो पत्ती के समान रूपांतरित होता है, और इसमें जो तना होता है वो पत्ती के समान रूपांतरित होता है। तो इसको बोलते हैं पर्णकाय स्तंभ और इसको बोलते हैं पर्णाभ व्रंत। तो दोनों ही पत्ती में बदलते हैं, पर्णकाय भी और ये पर्णाभ व्रंत भी। तो यहाँ पर पत्ती में बदलने वाला भाग क्या है, स्तंभ, और इसमें पत्ती में बदलने वाला भाग क्या है, व्रंत या डंठल। अब देखते हैं अगला है समद्विपार्श्विक पत्ती किसे कहते हैं। ऐसी पत्तियाँ जिनके ऊपरी एवं निचली सतह संरचना की दृष्टि से समान होती हैं समद्विपार्श्विक पत्तियाँ कहलाती हैं। प्रायः एक बीज पत्री पौधों में यह पाया जाता है। उदाहरण मक्के की पत्ती। तो मान लीजिए ये मक्का है और मक्के का ये जो है ये पत्ती है। तो इस पत्ती में जो सिराएं होती हैं ये सीधे सीधे ऐसे चली जाती हैं, ऐसे ऐसे इसमें सिराएं आप अच्छे से देखेंगे तो जितना ऊपर दिखता है उतना ही नीचे दिखता है। ऐसी पत्तियों को हम समद्विपार्श्विक कहते हैं। मतलब आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा दोनों एक समान दिखता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, समद्विपार्श्विक, माने दोनों तरफ से एक जैसे होती है। अब पृष्ठाधारी पत्ती किसे कहते हैं। ऐसी पत्ती जिसकी ऊपरी और निचली सतह में संरचनात्मक भिन्नता पाई जाती है पृष्ठाधारी पत्ती कहलाता है। द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, जैसे उदाहरण आम। तो जब आम की पत्ती देखेंगे तो ऊपर में जो सिराएं दिखेंगी वो अलग दिखेंगी और नीचे की सिराएं कैसी होती, अलग दिखती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठाधारी पत्ती कहते हैं। अगला है समानांतर एवं जलिकावत सिरा विन्यास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके प्रश्न में ही सब कुछ लिखा है। जलिकावत का मतलब समझ में आ गया होगा कि जाले जैसी संरचना होती है और ये समानांतर होती है। तो कुछ ऐसे पत्तियां होती हैं, पहले उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये इस तरह की ये पत्ती है। अब इस तरह की पत्ती में यहाँ से यदि ये बीज का सिरा निकला, इस बीज के सिरे के बाद ये सिराएं निकलती हैं, फिर ये सिरा निकलती है और ये सिरा निकलती है। इस तरह से ये सिरा निकल रही है, ये सिरा निकल रही है। अब ये दोनों सिराएं यदि परस्पर समांतर हैं तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये समानांतर सिरा विन्यास है। अब यदि किसी पत्ती में या इधर से भी इधर से भी इधर से बहुत सारी ऐसी सिराएं हों जो आपस में जुड़ी हों, ऐसे लगता हो कि इसमें जाल बन गया है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, जलिकावत सिरा। तो आप पत्ती देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इस सिरा विन्यास में एक मुख्य सिरा होता है समानांतर में। अभी मैं पत्ती बनाया था, इस पत्ती में जो बीज का हिस्सा जाता है ये कैसा होता है, मुख्य सिरा कहला गया। और इसमें मुख्य सिरा होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मुख्य सिरा से बहुत सारी सिराएं निकलती हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। इस मुख्य सिरा से ये क्या हो गया, बहुत सारी सिराएं निकलती हैं। और यहाँ पर इसके मुख्य सिरा से कोई शाखा नहीं निकलती है, ये सीधे सीधे चली जाती हैं। तो ये शाखा ना निकल करके आपस में इस तरह से भिड़ जाती हैं। इसके बाद यह सिरा विन्यास द्विबीजपत्री में पाया जाता है और यह सिरा विन्यास किस में पाया जाता है, एक बीजपत्री में पाया जाता है। अगला प्रश्न है पुष्प क्या है। तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह या कली है जो तने या शाखाओं के शीर्ष अथवा पत्ती के कक्ष में उत्पन्न होकर प्रजनन का कार्य करता है तथा फल एवं बीज को उत्पादित करता है। तो प्ररोह वो हिस्सा होता है जो पौधे के आगे का हिस्सा होता है, तने का आगे का हिस्सा। जैसे मान लीजिए तना है और तना का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है, प्ररोह। तो यही प्ररोह किस में बन जाता है, फूल में बन जाता है, फूल में बदल जाता है इस तरह से। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। तो पुष्प क्या होता है, ये रूपांतरित प्ररोह होता है, माने तने का आगे का हिस्सा ही रूपांतरित हो जाता है। ये करता क्या है, तो यह फल देता है, बीज उत्पादित करता है, प्रजनन के कार्य में सहायता करता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पुष्प। अगला प्रश्न है द्विलिंगी पुष्प से क्या समझते हैं। तो पुष्प में 4 चक्र होते हैं, जिसमें 2 चक्र सहायक अंगों का चक्र बाह्य दल और 2 चक्र जनन अंग के होते हैं। एंडोसियम और गाइनोसियम माने पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ये दोनों चक्र एक ही पुष्प में हों तो इसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो यदि आप इतना नहीं भी लिखते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि वह पुष्प जिसमें मादा जननांग और नर जननांग, या मादा पुष्प और नर पुष्प, या कह सकते हैं कि
स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही पुष्प में होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प सूत्र से आप क्या समझते हैं? तो वह सूत्र जिसके द्वारा पुष्प की संरचना को व्यक्त किया जाता है उसे पुष्प सूत्र कहते हैं। इस सूत्र या समीकरण में पुष्प की विभिन्न संरचनाओं तथा स्थितियों को विभिन्न संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे देखिए सरसों, अब इसमें क्या क्या है इसको समझते हैं। तो ये जो EBR का मतलब होता है तो ये सहपत्रिका होती है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पुष्प है और उस पुष्प के ये डंठल हो गया, माने पुष्प का वृंत हो गया, और यहाँ से भी अलग से कुछ इस तरह से पत्तियाँ जैसे निकला रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सहपत्र। इसके बाद यहाँ पर ये जो बना है ये होता है व्यास सममिति। तो व्यास सममिति का मतलब ये होता है यदि इस घेरे को यदि हम ऐसा भी काट दें और ऐसा भी काट दें, बीच से भी काट दें, तो दोनों स्थितियों में हमको समान भाग मिलते हैं। जैसे मान के चलिए कोई पुष्प है और पुष्प का हम ये वाला हिस्सा करें तो ये आधा हिस्सा और ये आधा हिस्सा एक जैसे होता है। इसी तरह से यदि पुष्प को हम ऐसा भी काट दें तो ये आधा हिस्सा ऊपर का और आधा हिस्सा नीचे का ये भी एक जैसे होता है। तो जब ऐसा हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? व्यास सममित। तो ये किसको बताता है? व्यास सममित को बता देता है। अब ये वाला हिस्सा देखते हैं ये क्या बताता है। यदि यहाँ पर ये ऐसा हुआ तो ये पुष्प क्या कहला गया? मादा जननांग वाला। और यदि ये ऐसा हो गया तो ये नरजननांग वाला हो गया। और यदि दोनों एक साथ हो गए तो हम इसको क्या बोलेंगे? द्विलिंगी बोलेंगे। तो इस तरह से ये सहपत्रिका बताएगा, ये सममिति को बताएगा, और ये जो सूत्र होता है ये बताता है कि पुष्प एक लिंगी है कि द्विलिंगी है। अब यहाँ पर ये जो बताता है ये बाह्य दल पुंज के का मतलब बाह्य दल पुंज को बताना है, और बाह्य दल पुंज का मतलब ये कैलिक्स होता है, कील भी बोलते हैं। तो 2+2 का मतलब ये होता है कि जो पुष्प होता है तो पुष्प का जो भाग डंठल से जुड़ा होता है उस डंठल में इस तरह के ये हरा भाग होता है। यदि ये दो दो के जोड़े में हो, साथ साथ जुड़ा हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 2+2, माने एक हिस्सा ये हरा वाला ये और दूसरा हिस्सा ये हरा वाला। तो जो हरा हरा हिस्सा होता है उसको हम क्या लिखते हैं? दो। यदि दो के जोड़े में तो 2+2 लिख देंगे। यदि पूरी संरचना में बना दूं पुष्प की तो ये समझ लीजिए ये पुष्प का हरा हिस्सा है, ये डंठल हो गया। इसके बाद यदि यहाँ थोड़ी बहुत छोटी मोटी पत्तियाँ जैसे आपको ये दिख रहा है तो इसको बोलेंगे सहपत्रिका। फिर ये आपस में ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो रंगीन कलर के ऐसे ऐसे कुछ भाग बने होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं। इस तरह से तो यहाँ पर ये दलपुंज हो गया। दलपुंज के बाद यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि जो इसमें ये अंडाशय वाला भाग हो गया, फिर इसमें पुंकेसर लगते हैं इस तरह से, तो ये पुंकेसर वाला भाग हो गया। तो यहाँ पर ये क्या बताता है? फिर से देख लीजिए, ये के बताता है बाह्य दलपुंज और ये सी बताता है दलपुंज। माने इसमें ये जो रंगीन वाले हिस्से हैं वो कितनी संख्या में होते हैं? 4। और ये जो बताता है ये पुमंग बताता है। पुमंग का मतलब होता है एंडोसियम या स्त्री केसर वाले, ये पुमंग होते हैं। तो 2+4 का मतलब ये हो गया कि ये डंठल के कुछ भाग नीचे से जुड़े होते हैं और कुछ भाग ऊपर से जुड़े होते हैं। तो जो ये 2 वाले नीचे हो गए, ऊपर वाला हिस्सा कितना हो गया? 4 हो गया। जैसे मान के चलिए पुष्प का ये जो बीच वाला भाग है पुष्प का जिसमें से ये अंडाशय के साथ जुड़ा होता है, तो इसमें इस तरह के ये जो बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। ये वाला भाग पुंकेसर है। तो 4 पुंकेसर ऊपर जुड़े होंगे तो 4 कैसे हैं? स्वतंत्र, और 2 पुंकेसर नीचे जुड़े होंगे तो ये नीचे से हो गया, इसलिए इसको हम लिखते हैं 2+4। इसके बाद ये है जी, ये स्त्री केसर या जायांग को बताता है, अंडाशय की संरचना बताता है, या बीजांड समझ लीजिए। तो इसमें कितने अंडप होते हैं? 2 होते हैं, और ये कैसे होते हैं? ऊर्ध्ववर्ती होते हैं। ऊर्ध्ववर्ती अंडरलाइन कर दिए माने ऊपर की ओर उठे होते हैं, पुष्प से अलग दिखाई देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पुष्प सूत्र को व्यक्त किया जाता है। तो ये पुष्प सूत्र किसका हो गया? सरसों का। तो यहाँ से पता चला कि सरसों में सहपत्रिका होती है, सरसों के फूल में जो है ये व्यास सममिति होती है, सरसों में दलपुंजों की बाह्य दलपुंजों की संख्या 2+2 माने 4 होती है।
इसमें दल पुंजों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसमें जो पुमंग होते हैं वो पुमंग जो हैं 2 जो हैं वृंत नीचे के हिस्से से जुड़े होंगे, 4 कैसे होंगे? ऊपर के हिस्से से जुड़े होंगे, माने कुल मिला के 6 पुमंग होंगे। फिर यहाँ पर ये जायांग है, तो ये जायांग जो है कितने होते हैं? उसमें अंडकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो इस तरह से यहाँ पर पुष्प को हम सूत्र से व्यक्त करते हैं। बाकी ये जो लिखा है जानने के लिए है कि यह सहपत्रिका हो गया, ये व्यास समिति हो गया, इसके अनुसार ये लिखा हुआ है। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख लेते हैं, ऐसे पुष्प का सूत्र लिखिए जो त्रिज्या सममिति, उभयलिंगी, अधोजायंगी, 5 संयुक्त बाह्य दल, 5 मुक्त दल, 5 मुक्त पुंकेश्वरी और द्वियुक्त अंडापी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है। तो चलिए इसमें बताते हैं। जो ये हो गया, ये चिन्ह किसको बताता है? त्रिज्या सममिति को। फिर इसके बाद यहाँ पर ये क्या होता है? उभयलिंगी। तो उभयलिंगी का ये हो गया संकेत। फिर यहाँ पर बोलता है 5 संयुक्त बाह्य दल, तो ये बाह्य दल के लिए ये के लिखते हैं, और यदि ये संयुक्त है तब हम इसमें कोष्टक लगा के लिखते हैं, और स्वतंत्र है तो बिना कोष्टक का लिख देंगे। फिर ये है 5 मुक्त दली, माने इसमें दल पुंज की संख्या कितनी है? 5, तो ये 5 हो गया। इसके बाद यहाँ पर है 5 मुक्त पुंकेश्वरी, तो इसमें पुंकेश्वरों की संख्या या पुमंगों की संख्या कितनी है? 5 है, और इसमें कोष्टक नहीं लगा माने मुक्त हैं। इसके बाद ये जो है द्वियुक्त अंडा, माने द्वियुक्त अंडपी, माने इसके अंडपों की संख्या कितनी है? 2, तो इसके साथ क्या लिखा है? 2। और ये ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है, इसलिए इसके नीचे क्या लिख दिए? अंडरलाइन कर दिए। तो इस तरह से हम सूत्र को व्यक्त करते हैं। तो फिर से देख लीजिए, ये सममिति को बताएगा, ये लिंग को बताएगा, ये बाह्य दल पुंज बताएगा, ये दल पुंज बताएगा, ये पुमंगों की संख्या बताएगा, ये जायंग बताएगा। इस तरह से क्रम होता है। तो इस तरह से 2 अंकों के प्रश्न पर आज ये समाप्त होता है। अब हम 3 अंकों के प्रश्नों को समझेंगे। थैंक यू।